हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज के बारे में। मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग होता है, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर में हम लोग डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो सब मेमोरी में सेव होता है। इवन फ़ोन में भी क्या रहता है, मेमोरी रहता है। तो मेमोरी क्या है, कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा और अनुदेशों को, जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जो डेटा रहते हैं, उनको स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय भी आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। और देखिए, मेमोरी का प्रयोग सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए नहीं किया जाता। मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद भी जो भी परिणाम, रिजल्ट्स हम लोग को प्राप्त होंगे, उनको स्टोर करने के लिए या संग्रहित करने के लिए भी, उन रिजल्ट को संग्रहित करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? मेमोरी का यूज़ किया जाता है। मेमोरी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहला होता है कि आपका प्राथमिक मेमोरी, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं या मेन मेमोरी बोलते हैं। और दूसरा होता है क्या, सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। तो मेमोरी के एक एक पोर्शन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी की। प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो वह मेमोरी जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से सीधा संपर्क साधे रहता है, सीधे संपर्क में रहता है, वो कौन सा मेमोरी कहलाता है? प्राथमिक मेमोरी, जो सीपीयू के अंदर रहता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? जो सिस्टम के अंदर रहेगा, जो आपके सीपीयू के अंदर, वो कौन सा मेमोरी कहलाएगा? प्राथमिक मेमोरी। देखिए, प्राथमिक मेमोरी को सामान्यतः अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील। अगर मैं बात करूं परिवर्तनशील क्या होता है, जो अभी है वो कल नहीं होगा, ये चीज क्या है? परिवर्तनशील है। लेकिन मैं अगर बात करूं अपरिवर्तनशील, जिसको नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। देखिए, यहाँ वोलेटाइल बोलते हैं तो अस्थायी नहीं होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, ऐसा कंफ्यूजन होता है। तो इसको वोलेटाइल का मतलब परिवर्तनशील रखिएगा याद, और नॉन वोलेटाइल का मतलब अपरिवर्तनशील। वोलेटाइल मेमोरी अर्थात जो परिवर्तनशील है, यानी कि वो स्थायी नहीं है, बार बार बदल रहा है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, विद्युत सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको हम लोग जब पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं, तो जो भी मेन मेमोरी या फिर आपकी प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर रहती है, वो अपने आप क्या हो जाती है? ऑटो डिलीट हो जाती है। ऑटो डिलीट अर्थात समाप्त हो जाती है। इसके कारण इसको क्या बोला जाता है? अस्थायी या वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे-छोटे भागों में बटी रहती है, ठीक है? मान के चलिए आपकी ये प्राथमिक मेमोरी है, तो ये बहुत सारे छोटे-छोटे भागों में बटी रहती है। इन भागों को क्या कहा जाता है? सपोज़ ये वाला भाग हम लोग लेते हैं, तो ये भाग क्या कहलाएगा? लोकेशन या सेल कहते हैं, ठीक है? अलग-अलग सेलों में बटी रहती है प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी की गति जो होती है वो क्या होती है? तीव्र होती है। और इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो क्या होती है? बहुत सीमित होती है, अर्थात बहुत कम होती है, तथा इसकी जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। प्राथमिक मेमोरी ज़रूरी है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है? बहुत कम होती है, और साथ ही इसकी जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। अब प्राथमिक मेमोरी में क्या क्या आता है, उदाहरण समझते हैं। तो रजिस्टर है आपका, कैश मेमोरी है, रोम, रैम, ये सब क्या है? प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण है। अब देखिए, प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी किसी में भी, या फिर आप द्वितीयक मेमोरी में भी बात करें, तो आपके जो छोटे छोटे लोकेशन रहते हैं या सेल रहते हैं, उसमें अगर हम लोग कोई भी डेटा डालते हैं या स्टोर करते हैं, जिसको डेटा संग्रहित करना बोलेंगे, वो सब क्या कहलाता है? राइट का कमांड कहलाता है, अर्थात लिखना। कोई भी डेटा हम लोग डालते हैं वो क्या कहलाता है? लिखना। लेकिन हम लोग जब डेटा वहाँ से रिट्रीव करते हैं, डेटा प्राप्त करते हैं, उसको कहा जाता है पढ़ना। सपोज एक फोटो है, जीपीजी फॉर्मेट का, जेपीजी फॉर्मेट का फोटो को मैं क्या किया? सिस्टम में डाला। वो सिस्टम में डालने वाला जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? लिखना कहलाएगा। लेकिन जैसे ही उस सिस्टम से मैं उसी फोटो को वापस देखना चाहूँ, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? पढ़ना कहलाएगा। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है? प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, इस प्रकार से ऑप्शन में था। तो याद रखिएगा, जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी क्यों बोला जाता है या सेमीकंडक्टर मेमोरी? तो सेमीकंडक्टर किसको कहा जाता है? जो आईसी चिप होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, वो क्या है? आपका सेमीकंडक्टर है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो इसके कारण इसमें क्या होता है? आईसी चिप लगा रहता है, आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है। इसके कारण ही क्या कहा जाता है? इसको
इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। और जो आईसी चिप होते हैं वो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन चिप से बने होते हैं। अगर मैं बात करूं आईसी के खोज किसने की थी, तो इसका जो खोज हुआ था, इसका विकास का जो श्रेय है वो जाता है जेएस किल्बी को। ठीक है, ये हम लोग कंप्यूटर के विकास में देखे वीडियो था, उसमें हम लोग देख चुके हैं आईसी का विकास किसने किया था, डॉक्टर जेएस किल्बी ने किया था। और जो सिलिकॉन चिप होती है वो मुख्यतः किससे बनी होती है? गैलिनियम आर्सेनाइड्स के बने होते हैं। जो सिलिकॉन चिप होता है जिससे हम लोग आईसी बनाते हैं, वो सिलिकॉन चिप किसका बना होता है? गैलिनियम आर्सेनाइड। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया आपका क्या? प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी। अगर बात करें द्वितीयक या सहायक मेमोरी, जिसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ये क्या होती है? तो देखिए, द्वितीयक मेमोरी में जो भी हम लोग का डेटा होता है या सूचना होता है, उसको बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग देखे थे जो प्राथमिक मेमोरी था उसमें क्या था, जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी और साथ ही वो कॉस्टली था। लेकिन द्वितीयक मेमोरी क्या है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या है, भंडारण की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा अधिक है। इसके कारण इसका यूज़ किया जाता है। यह बेसिकली जो सहायक मेमोरी होती है यह सीपीयू के अंदर नहीं होता। जैसे प्राथमिक मेमोरी क्या था, सीपीयू के अंदर होता था, लेकिन जो द्वितीयक मेमोरी होता है ये बेसिकली सिस्टम के बाहर होता है। ठीक है, सिस्टम के बाहर ही स्थित होता है। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, इसे स्थायी मेमोरी कहते हैं, अर्थात परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी कहने का मतलब क्या है, ये एक प्रकार का नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल अर्थात इसमें जो भी डेटा रखा रहेगा वह परिवर्तनशील नहीं है। ठीक है, अपरिवर्तनशील डेटा है, अर्थात स्थायी है, अपना डेटा चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके कारण इस मेमोरी को क्या कहा जाता है? परमानेंट मेमोरी। अगर क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से किसे परमानेंट मेमोरी या फिर स्थायी मेमोरी कहा जाता है, प्राथमिक मेमोरी या फिर द्वितीयक मेमोरी, तो कौन सा है? द्वितीयक मेमोरी। अस्थायी मेमोरी कौन सा है? प्राथमिक मेमोरी। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लगभग असीमित होती है, परंतु डाटा ट्रांसफर की जो गति होती है वो बहुत ज्यादा धीमी होती है। अगर मैं बात करूं इसी डेटा ट्रांसफर की गति को, तो डेटा ट्रांसफर की गति प्राथमिक मेमोरी में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक में डेटा ट्रांसफर की जो गति है वो ज़्यादा होती है, लेकिन स्टोरेज क्षमता क्या होती है? कम होती है। द्वितीयक मेमोरी में क्या होता है? स्टोरेज क्षमता अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो डेटा ट्रांसफर की गति है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बेसिकली इसका प्रयोग डेटा का बैकअप या जिसको बैकअप डेटा बोलते हैं उनको स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपकी एक फाइल है, वो समथिंग आपकी 5 GB की है। अगर आप उसको सिस्टम में रखते हैं तो सिस्टम क्या होगा? भरना चालू हो जाएगा, आपका रैम भर जाएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क भर जाएगा। लेकिन अगर आप द्वितीयक मेमोरी यूज़ कर रहे हैं अलग से, जो आपके द्वितीयक मेमोरी में जैसे कि हार्ड डिस्क है, तो वो क्या करेगा? वो उस 5 GB डेटा को रख लेगा, क्योंकि उसके पास क्या है? डेटा की असीमित भंडारण क्षमता है। और द्वितीयक मेमोरी क्यों यूज़ किया जाता है? तो बेसिकली यह है डेटा और सॉफ्टवेयर स्टोरेज का एक सस्ता व लोकप्रिय माध्यम है। द्वितीयक मेमोरी को स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। स्थायी अर्थात नॉन वोलेटाइल मेमोरी, अर्थात जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी क्या रहता है? डेटा बना रहता है। वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी चला गया या पावर ऑफ हो गया, पावर कट हो गया, तो वहाँ जो भी डेटा रहेगा वो डेटा लॉस हो जाता है। लेकिन जो स्थायी मेमोरी होती है, अर्थात नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है, उसमें जो भी डेटा हम लोग रखते हैं विद्युत सप्लाई बंद होने के बाद भी वो डेटा जस का तस बना रहता है। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? द्वितीयक मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। जितना भी आपका जो टास्क करते हैं वो कंप्यूटर में डेटा को सेव करने पर टोटल जो डेटा रहती है वो कहाँ स्टोर होती है? सहायक मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी में ही स्टोर होती है। वो ना तो रैम में स्टोर होता है, ना ही आपके कैश मेमोरी में। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी में स्टोर नहीं होता, वो किस में होती है? सहायक मेमोरी में स्टोर होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है एज कंपेयर टू प्राथमिक मेमोरी, परंतु डेटा को प्राप्त करने के लिए लगा समय, जिसको हम लोग एक्सेस टाइम बोलते हैं, वो ज़्यादा अधिक लगता है। अगर वो आपकी प्राथमिक मेमोरी में कोई फाइल है, सपोज 1 MB का फाइल है, उसको जल्दी से कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में है या फिर सहायक मेमोरी में है वो 1 MB का फाइल, तो प्राथमिक मेमोरी से जो इसका कॉपी करने का दर है उससे ये क्या करेगा, जो द्वितीयक मेमोरी है उसकी एक्सेस टाइम क्या होगी या कॉपी करने की जो समय होगी वो क्या होगी? अधिक होगी। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल में, तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, जिस मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क है, आपका हार्ड डिस्क जिसको HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, SSD है। उसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क है जैसे कि CD, DVD, ब्लू रे डिस्क है, HDV। सहायक मेमोरी जैसे कि आपका पेन ड्राइव है, PD जिसको बोलते हैं, मेमोरी कार्ड जो चिप होता है, मेमोरी चिप जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब क्या है? द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण है।
आप इसमें से कोई भी देखिए, सीडी डीवीडी ये सब सिस्टम के बाहर रहते हैं। इवन आपका पेन ड्राइव भी रहता है, वो सिस्टम से बाहर से कनेक्ट होता है, ना कि सिस्टम के अंदर रहता है। मेमोरी चिप भी, मेमोरी कार्ड का जो चिप रहता है वो भी सिस्टम के बाहर। तो याद रखिएगा, जो द्वितीयक मेमोरी होते हैं वो सीपीयू के अंदर नहीं होते, सीपीयू के बाहर लगते हैं, और प्राथमिक मेमोरी सीपीयू के अंदर रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उससे अच्छा स्पेशली उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, आपकी जो स्थायी मेमोरी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, और अस्थायी को वोलेटाइल मेमोरी। अब ये कैसे होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, 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 और नॉन वोलेटाइल का अपरिवर्तनशील। आपकी जो मेमोरी रहेगी वो परिवर्तनशील कैसे है, अपरिवर्तनशील कैसे है, उसको समझते हैं। जब मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, अर्थात जो इलेक्ट्रिक पावर रहता है वो कट कर दिया जाता है, तब भी डेटा बना रहता है या स्थिर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, स्थायी मेमोरी बोलते हैं। हम लोग पेन ड्राइव को सिस्टम से अलग भी कर देते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी जाता, फिर भी इसका जो डेटा है वो क्या होता है, बरकरार रहता है, वो डेटा गायब नहीं होता। इसके कारण वो पेन ड्राइव क्या है, स्थायी मेमोरी है, अर्थात नॉन वोलेटाइल है, अर्थात अपरिवर्तनशील, उसमें कोई डेटा में चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है, ठीक है, और जो भी डेटा है वो संग्रहित डेटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो ऐसी मेमोरी को क्या बोलते हैं, अस्थिर मेमोरी या अस्थायी मेमोरी या वोलेटाइल या परिवर्तनशील मेमोरी बोलते हैं। जैसे कि आपका क्या है, कैश मेमोरी है, आपका रैम है, इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा वो सब क्या होगा, परिवर्तनशील है, अर्थात वोलेटाइल है। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी बोला जाता है। नॉर्मली आपका जो प्राइमरी मेमोरी होता है या प्राथमिक मेमोरी होता है वो वोलेटाइल प्रकार का होता है, अर्थात अस्थायी होता है या परिवर्तनशील होता है। इसमें जो आपकी सहायक मेमोरी होती है या द्वितीयक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी जिसको कहा जाता है, वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल प्रकार का होता है, अर्थात ये परिवर्तनशील नहीं है, ठीक है, अपरिवर्तनशील है। इसमें जो भी डेटा रहेगा वो स्थायी रूप से रहेगा। अब एक एक्सेप्शन होता है आपका अस्थायी या प्राथमिक मेमोरी में, वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये एकमात्र ऐसा प्राथमिक मेमोरी है जो अपवाद स्वरूप है, यह स्थायी प्रकार का प्राथमिक मेमोरी है, अर्थात ये क्या है, नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार से, रोम किस प्रकार का मेमोरी है, तो याद रखिएगा यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है। आप समझते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ये तीनों क्या होते हैं, हम लोग सुनते हैं रैम, डैम और सैम। रैम, डैम और सैम ये क्या होते हैं, तो देखिए, सबसे पहला आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिस मेमोरी में किसी भी लोकेशन पर जो संग्रहित डेटा रहता है उसको पढ़ने या फिर डेटा को स्टोर करने में एक समान समय लगता है। अर्थात मान के चलिए आपका जो रीड का कमांड है या राइट का कमांड है, इन दोनों के लिए सेम टाइम लगता है। आपको अगर डेटा डालना भी है, संग्रहित करना है, तब भी आपको सेम टाइम लगता है, रीड करना है तब भी सेम टाइम लगता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ऐसी मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, अर्थात जिसमें डेटा डालना और डेटा वहां से रिट्रीव करना या स्टोर करने के बाद फिर से उसको पढ़ना, दोनों में जो समय लगता है वो समान समय लगता है, उसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम। प्राथमिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी होती है या मेन मेमोरी होती है, बेसिकली वो रैंडम एक्सेस मेमोरी वाले प्रकार के होते हैं, अर्थात उसमें हम लोग कोई भी डेटा डालते हैं प्राथमिक मेमोरी में, तो वहाँ डेटा डालने में और डेटा वहाँ से रिट्रीव करने में या वापस लेने में या पढ़ने में समान समय लगता है। इसके कारण इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। अगर बात करें सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की, तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, किसी मेमोरी के डाटा को क्रमानुसार अर्थात सीक्वेंस से एक के बाद एक करके ही पढ़ा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। इसका अच्छा सा एग्जांपल अगर हम लोग समझें तो मैग्नेटिक टेप होता है, जो ऑडियो टेप आता था पहले, वो सब कैसे उदाहरण है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का। वहाँ क्या होते थे, जो भी गाने हैं आपको सीधा 5वें गाने पे आप नहीं जा सकते, आपको पूरे 4 गाने सुनने पड़ेंगे या फिर भगाना पड़ेगा उस म्यूजिक को, तब जाके आप 5वें गाने पे पहुंचेंगे। लेकिन वो म्यूजिक भगाने में भी वो सीक्वेंस आपका रोटेट होता था। तो जो मैग्नेटिक टेप है ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ तक हम लोगों ने समझा रैंडम एक्सेस मेमोरी और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। अगर बात करें डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की, तो देखिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, किसी मेमोरी के डेटा को सीधे पढ़ा जा सकता है, तो उसे क्या बोला जाता है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो रीड और राइट का टाइमिंग है वो सेम रहता था। उसके बाद जो आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी जिसको सैम बोलते हैं, उसमें क्या होता था, एक सीक्वेंस में पढ़ा जा सकता था, अर्थात एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार,
ये चीज़ होता था। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में क्या है, 1 2 3 4 है, तो हम डायरेक्ट सीधा 4 को रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। ये जो मेमोरी कहलाती है इसको कहा जाता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, अर्थात किसी मेमोरी के डेटा को हम लोग कहीं भी किसी भी क्रम में रहे उसको जाके सीधा पढ़ सकते हैं, वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अगर बात करें इसकी एग्जांपल की, तो इसके एग्जांपल में है आपका फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी जो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, उसके अलावा ब्लू रे डिस्क, ये सब क्या है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण है। अर्थात सीडी में भी हम लोग देखते हैं कोई भी गाना रहे हम लोग सीधा क्या कर सकते हैं, उस गाने को प्ले कर सकते हैं। नंबरिंग आता है, जैसे 5 नंबर लगाऊंगा तो 5 नंबर में जो भी गाना स्टोर रहेगा वो गाना क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, इस टाइप से। तो इसको कहा जाता है क्या, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं मेमोरी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी को बेसिकली दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है कि आपका प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, जिसको मुख्य मेमोरी कहा जाता है। दूसरा होता है द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी। तो ये मेमोरी को दो भाग में बांट सकते हैं। जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो बेसिकली 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है स्थायी प्राथमिक मेमोरी, जिसको नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। दूसरा होता है कैश मेमोरी, ठीक है, अंग्रेजी में कैचे भी बोल सकते हैं। और तीसरा होता है अस्थायी प्राथमिक मेमोरी या फिर वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी। तो स्थायी प्राइमरी मेमोरी जो होती है, स्थायी या फिर नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी, उसमें बेसिकली एक प्रकार आता है, वो है आपका क्या, रोम, रीड ऑनली मेमोरी। ये क्या है, स्थायी प्रकार का प्राथमिक मेमोरी है। याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी जो स्थायी प्रकार का है वो कौन सा है, रोम है। रोम में बेसिकली 4 भाग होते हैं, 4 अलग अलग प्रकार से। एक को कहा जाता है एम रोम, अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है मास्क्ड रोम। उसके बाद है पी रोम, पी रोम का अर्थ होता है प्रोग्रामेबल रोम। उसके बाद अगला आता है ई पी रोम, ई पी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और लास्ट है आपका ई ई पी रोम, अर्थात इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, रीड ऑनली मेमोरी। बात करें अस्थायी मेमोरी की, तो अस्थायी मेमोरी में आता है आपका क्या, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका क्या, स्टैटिक रैम, जिसको एस रैम के नाम से जाना जाता है। और दूसरा होता है डायनेमिक रैम, जिसको डी रैम के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें द्वितीयक मेमोरी की, तो द्वितीयक मेमोरी भी 2 प्रकार के होती हैं। पहला होता है क्रमानुसार द्वितीयक मेमोरी, अर्थात सिक्वेंशियल एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी। और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी। जो सीक्वेंशियल एक्सेस है, इसका एग्जांपल हम लोग अभी देखे थे। इसका एग्जांपल क्या है आपका, मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप किस प्रकार का द्वितीयक मेमोरी है, यह सीक्वेंशियल एक्सेस या फिर क्रमानुसार द्वितीयक मेमोरी है। बात करें डायरेक्ट एक्सेस का, तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैग्नेटिक डिस्क प्रकार का, दूसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क प्रकार का, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस टाइप का। जो मैग्नेटिक डिस्क होता है, मैग्नेटिक डिस्क, इसमें क्या होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक इसको कहा जाता है क्या, हार्ड डिस्क, और दूसरा होता है फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिप डिस्क, दूसरा होता है डिस्क पैक, और तीसरा होता है विंचेस्टर डिस्क। ये हार्ड डिस्क के प्रकार हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल डिस्क की, तो ऑप्टिकल डिस्क बेसिकली आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या, सीडी रोम, सीडी अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद सीडी आर, उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। उसके बाद है सीडी आर डब्ल्यू अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, रीड एंड राइट दोनों का मान रीराइटेबल है। उसके बाद है अगला डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद बीआरडी, जिसको कहा जाता है ब्लू रे डिस्क। और उसके बाद लास्ट है क्या, एचवीडी। ये सब क्या है, ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार हैं। अब उसके बाद अगला जो आता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फ्लैश मेमोरी, जैसे कि आपका पेन ड्राइव है, ठीक है, ये सब फ्लैश मेमोरी में आएंगे। और दूसरा होता है मेमोरी कार्ड, जो चिप हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के ही प्रकार हैं। तो मेमोरी का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, प्राथमिक मेमोरी क्या होती है और इसके प्रकार किस प्रकार से होते हैं। प्राथमिक मेमोरी में देखिए हम लोग इसको 3 भागों में बांटे थे, कौन कौन सा, एक होता है स्थायी प्राथमिक मेमोरी, दूसरा कैश मेमोरी, और तीसरा अस्थायी प्राथमिक मेमोरी। जो स्थायी प्राथमिक मेमोरी होती है उसी को कहा जाता है नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी। और इसका प्रकार क्या है, रीड ऑनली मेमोरी या फिर रोम जिसको कहा जाता है, वो इसका प्रकार है। तो सबसे पहले बात करें रोम की, अर्थात रीड ऑनली मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी में रोम जो होता है यह एक स्थायी अर्थात नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, जिसमें जो भी डेटा रहता है संग्रहित रहता है, वो सूचनाएं रहती हैं, वो स्वयं नष्ट नहीं होती, अर्थात उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। जो भी स्थायी मेमोरी रहेगी, रैम रोम जो रहता है उसमें क्या होती है, जो भी डेटा रहेगा वो स्वयं से नष्ट नहीं होती और उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। ये क्या है, आपका रोम है। इसी को हम लोग एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई रोम, इन अलग अलग नामों से जानते हैं। देखिए, रोम में आपकी जो भी सूचनाएं हैं निर्माण के समय ही भर दी जाती है। कंप्यूटर उन्हें केवल पढ़ सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। ये चीज क्या होता है, रोम में होता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। अर्थात इसको हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकते, अर्थात रीड ओनली। ठीक है, इस प्रकार का मेमोरी को क्या कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। रोम को कंप्यूटर का जो बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है, अर्थात कंप्यूटर में ही दिया हुआ मेमोरी कहा जाता है। इसमें क्या होती है, जो भी डेटा रहता है वो मैन्युफैक्चरर या निर्माता के द्वारा सीधा डाल दिया जाता है, उसमें हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर की सप्लाई होती है, पावर सप्लाई, अगर उसको हम लोग बंद कर देते हैं तो रोम में जो भी सूचनाएं रहती हैं वो बनी रहती हैं। रोम का निर्माण बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइस से किया जाता है, अतः इसे भी क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। जितने भी प्राइमरी मेमोरी रहते हैं उनको सेमीकंडक्टर मेमोरी या सेमीकंडक्टर डिवाइस कहा जाता है, याद रखिएगा। रोम का प्रयोग स्थायी प्रकृति के प्रोग्राम तथा डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जितना भी स्थायी प्रकृति का प्रोग्राम रहता है, डाटा रहता है, उन सबको क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए रोम का प्रयोग किया जाता है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक जैसे कि इंस्ट्रक्शन सेट, सिस्टम बूट प्रोग्राम, सूचना, ये सब क्या होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। पहले से ही इनबिल्ट क्या रहता है, ये सब स्टोर रहता है। जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन रहते हैं, जो भी कमांड्स रहते हैं, सिस्टम के बूट जो प्रोग्राम रहते हैं, वो सब किस में रहते हैं, रोम में स्टोर रहते हैं, इनबिल्ट। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी भी कहा जाता है। रोम को बेसिकली बायोस, जो बायोस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार। बायोस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो रोम में बायोस होता है जो कंप्यूटर चालू करने पर पोस्ट प्रोग्राम चलाता है, पोस्ट प्रोग्राम चलाता है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब हम लोग कंप्यूटर को चालू करते हैं तो बायोस जो होता है, अर्थात जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, वो अपने से क्या करता है, पावर ऑन होने के बाद सेल्फ टेस्ट लेता है। देखिएगा ब्लैक कलर का डॉस टाइप आएगा, एक डॉट आएगा और धीरे से स्टार्ट हो जाता है आपका विंडोज। इसी को कहा जाता है क्या, पोस्ट, अर्थात पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जो आपका रोम होता है वो बेसिकली 4 प्रकार का होता है। पहला होता है, उसको कहा जाता है एम रोम। एम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। दूसरा होता है पी रोम। पी रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला जो प्रकार है उसका तीसरा प्रकार रोम का ही ई पी रोम, अर्थात इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अर्थात जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। और चौथा होता है क्या, ई पी रोम, अर्थात डबल ई पी रोम। ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक एक को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करें एम रोम की। एम रोम अर्थात मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। मास्क रीड ओनली मेमोरी ये भी क्या है, रोम का ही चारों प्रकार हैं। ठीक है, इसमें मास्क्ड वर्ड यूज हुआ है। तो देखिए ये क्या है, एक विशेष प्रकार का रोम है जिसमें निर्माताओं द्वारा प्रोग्राम किया जाता है, न कि उपयोगकर्ता के द्वारा। तो जो भी निर्माता कंपनी रहेगी, निर्माता मैन्युफैक्चरर रहेगा, उनके द्वारा ही इसमें क्या कर दिया जाता है, एम रोम में प्रोग्रामिंग या फिर इंस्ट्रक्शन सेट आपके प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसको यूजर के लिए या उपयोगकर्ता के लिए प्रोग्राम करने के लिए नहीं छोड़ा जाता। और इसमें जो मास्क शब्द है यूज हुआ है, वो क्यों यूज हुआ है, तो देखिए आपकी जो भी सर्किट निर्माता कंपनी है या प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम करने के बाद चिप के जो द्वार रहते हैं या जो गेट रहता है या होल रहता है, उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है, मास्क कर देता है। ठीक है, मास्क लगा देता है। उसके कारण क्या होता है, इसी को कहा जाता है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। नॉर्मल शब्दों में समझें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम बोल देते हैं, सीधा सीधा रोम बोलते हैं। जो रोम का डेफिनेशन देखे वही एम रोम है, तो नॉर्मल शब्दों में इसको रोम नाम से भी जाना जाता है। अगला जो होता है वो है पी रोम। देखिए आपका जो एम रोम था, एम रोम में क्या हो रहा था, खुद से हम प्रोग्राम नहीं कर सकते थे, उसमें उपयोगकर्ता को प्रोग्राम डालने का परमिशन नहीं था। उसमें क्या होता था, निर्माता अपने से ही प्रोग्राम डाल देता था। लेकिन जो आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, यह क्या है, एक विशेष प्रकार का रोम है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा यूजर जो है, उपयोगकर्ता
अपने हिसाब के अनुकूल डेटा को प्रोग्राम कर सकता है। पहले क्या होता था, एम रोम में आपको प्रोग्राम करने का परमिशन नहीं था, अर्थात वो जो मैन्युफैक्चरर है वही प्रोग्राम देगा, उसी प्रोग्राम को आपको यूज़ करना है। बट जो पी रोम है उसमें क्या कर सकते हैं, जो यूज़र रहेगा वो अपने से इसमें प्रोग्राम बना सकता है, प्रोग्राम डाल सकता है। पी रोम, जिसको हम लोग सीधा सीधा प्रॉम लिख दिए हैं, प्रॉम में हजारों डायोड होते हैं जिन्हें हाई वोल्टेज से फ्यूज कर वांछित सूचना रिकॉर्ड की जाती है। जितना भी आपका डायोड रहता है उसको क्या किया जाता है, हाई वोल्टेज में फ्यूज किया जाता है, और जो भी आपके वांछित सूचना है उनको क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और इसमें याद रखिएगा पी रोम का भी, इसमें एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य राम की तरह व्यवहार करता है। अर्थात पी रोम में क्या होगा, एक बार आप प्रोग्राम कर डाले तो ये नॉर्मल रोम हो गया, फिर दोबारा इसमें आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। पहले क्या हो रहा था, देखिए आप समझिए, एम रोम में क्या हो रहा था, इसमें निर्माता अपने से ही प्रोग्राम दे रहा था, तो यूज़र को लगा कि नहीं हमको प्रोग्राम बनाना है। उसके बाद क्या हुआ, पी रोम आया। पी रोम में ये फैसिलिटी दी गई कि यूज़र अपना प्रोग्राम स्वयं बनाए, लेकिन एक बार प्रोग्राम करने के बाद उसको इरीज नहीं कर सकते थे। उसके बाद अगला क्या आया, ई पी रोम, अर्थात जो इरिजेबल हो, इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अर्थात इसमें क्या होगा, इस प्रकार के रोम में अल्ट्रावायलेट अर्थात पराबैंगनी किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता था। ठीक है, जो पी रोम में नहीं होता था उसको क्या कर दिया, ई पी रोम बना दिया, अर्थात ये अब इरिजेबल होने लगा, इरिजेबल रोम है ये। तो इसके लिए ई पी रोम सर्किट को निकालना पड़ता था और उसको कहाँ ले जाते थे, अल्ट्रावायलेट रेस के सामने ले जाते थे, और जो भी प्रोग्राम है वो इरीज हो जाता था। इसके कारण ही इसको क्या कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट ई प्रोम कहा जाता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट ई प्रोम भी बोला तो बात ई प्रोम का ही हो रहा है, अल्ट्रावायलेट प्रोम भी बोला तो भी वो ई प्रोम का ही बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का एक फिर से साइड इफेक्ट दिख गया कि इसके लिए सर्किट को बार बार निकालना पड़ेगा। आप जितना बार प्रोग्राम करेंगे उतना बार आपको सर्किट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से नया एक रोम बनाया गया, उसको कहा गया ईईपी रोम, अर्थात इलेक्ट्रिकली इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब इसमें क्या होगा, जो ईईपी रोम है इसमें रोम के सर्किट को निकाले बिना ही इस पर उच्च विभव अर्थात उच्च वोल्टेज, जो हाई वोल्टेज है उसकी सहायता से जो पुराने प्रोग्राम हैं उनको हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता था। पहले क्या होता था, देखिए आप यहाँ समझिए, रोम जो होता था मास्क रोम में निर्माता अपना प्रोग्राम डाल देता था, फिर पी रोम में उपयोगकर्ता को प्रोग्राम डालने का परमिशन मिला, लेकिन उसको डिलीट वो नहीं कर सकता था। फिर उसके बाद ई पी रोम आया, तो उसमें क्या हुआ, ई पी रोम में आपका इरिजेबल तो था लेकिन उसमें सर्किट को आपको निकालना पड़ रहा था, अल्ट्रावायलेट लाइट में ले जाना पड़ता था। अब क्या हुआ कि तो ये एडवांस हो गया, धीरे धीरे अपग्रेड होते जा रहा है, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। तो वर्तमान में जितने भी सहायक मेमोरी में ई पी रोम का उपयोग बढ़ रहा है। ठीक है, ई पी रोम जो होता है इलेक्ट्रिकली इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब इसका एग्जांपल हम लोग समझें तो जो फ्लैश मेमोरी होता है, जैसे कि आपका क्या पेन ड्राइव, इसका अच्छा उदाहरण है। हम लोग पेन ड्राइव को क्या करते हैं, सिस्टम में डालते हैं और उसके बाद फॉर्मेट का ऑप्शन देता है, तो आपका जो भी पेन ड्राइव में डेटा रहेगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, वो क्या करते हैं, फॉर्मेट मारते ही वो पेन ड्राइव का डेटा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इलेक्ट्रिकली इरीज हो जाता है। वहाँ जो भी प्रोग्राम रहेंगे, जो भी डेटा रहेगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली इरीज हो जाएगा। उसी कारण इसको क्या कहा जाता है, फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। पेन ड्राइव इसका बेसिकली अच्छा उदाहरण है, याद रखिएगा, ईईपी रोम का उदाहरण में पेन ड्राइव। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का प्रयोग अनेक आधुनिक युक्तियों, जैसे कि डिजिटल कैमरा में हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, मोबाइल में भी हम लोग, स्मार्टफोन में भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, फैक्ट्री डेटा रीसेट जिसको कहा जाता है। उसके माध्यम से हमारा जो भी आपका क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा, जो सॉफ्टवेयर रहेंगे, जो भी प्रोग्राम्स रहेगा, वो सब क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली इरीज हो जाते हैं, अर्थात हमारे सिस्टम से डिलीट हो जाते हैं। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकली इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। क्रम से पढ़िएगा, एम रोम, फिर पी रोम, फिर ई पी रोम, फिर ईईपी रोम, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगले मेमोरी की ओर बात करें तो आपका जो प्राथमिक मेमोरी का दूसरा प्रकार है वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, सिस्टम में हम लोग को मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो भी डेटा एक दूसरे को ट्रांसफर करना रहता है, उसके लिए बीच में एक बफर का जरूरत पड़ता है, उस बफर को कहा जाता है कैश मेमोरी। अर्थात मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की जो गति होती है वो सीपीयू के डेटा प्रोसेस करने की गति से बहुत ज्यादा क्या रहती है, धीमी होती है। और मेमोरी प्रोसेसर के बीच इस गति और स्पीड का जो मिसमैच होता है, उसको दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का किस प्रकार का मेमोरी है, बफर मेमोरी है। ठीक है, कैश मेमोरी को ही बफर मेमोरी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है
उनके बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी है जहां बार बार प्रोग्राम में आने वाले डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। अर्थात जितना भी हम लोग का बार बार में प्रयोग आने वाला जो भी डेटा रहता है या फिर प्रीवियस कमांड्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा कमांड बात करूं, Ctrl+C और इसके बाद Ctrl+V, तो यहाँ कॉपी जो किए हैं, कॉपी के बाद जो भी डेटा रहेगा उसको कुछ समय के लिए होल्ड करके रखना और तुरंत पेस्ट करने का जो काम है वो सब इंस्ट्रक्शन कहाँ से प्रोवाइड होगा, कैश मेमोरी से होगा। और जो कॉपी हुआ रहता है वो डेटा किस में जाके स्टोर होता है, कैश मेमोरी में जाके स्टोर होता है। या फिर मैं बात करूँ Ctrl+X का, इसमें क्या होता है, कट कमांड है, तो मैं कोई फाइल कट किया हूँ तो फाइल वहां से कुछ मात्रा में कट हो चुका रहता है, लेकिन वो फाइल कट होके कहाँ जाता है, कैश मेमोरी में जाता है, और कैश मेमोरी से जो आपका डेस्टिनेशन रहता है जहां उस फाइल को भेजना रहता है वहां कॉपी होता है। तो इस प्रकार से इसकी जो गति हो जाती है वो क्या हो जाती है, कैश मेमोरी के प्रयोग से बढ़ जाती है। और कैश मेमोरी की गति तीव्र होने के कारण ही प्रोसेसर की गति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और कैश मेमोरी क्या होता है, यह भी सीपीयू से सीधा जुड़ा रहता है। जैसे कि हम लोग देखे थे, प्राथमिक मेमोरी जितने भी होते हैं वो सीपीयू के अंदर होते हैं, ये भी सीपीयू के अंदर ही होता है, सीपीयू से जुड़ा होता है। कैश मेमोरी से सीपीयू तक सूचना लाने ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता, अर्थात आपका जो वायर्स रहते हैं उसका उपयोग नहीं करना पड़ता। इसके कारण क्या होता है, डेटा का जो ट्रांसफर का स्पीड है या डेटा ट्रांसफर की जो गति है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। किसके कारण, कैश मेमोरी के कारण। तो याद रखिएगा, कैश मेमोरी के कारण क्या होता है, जो आपकी कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है या गति है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच किसका काम करता है, बफर का काम करता है। इसके कारण इसको बफर मेमोरी भी कहा जाता है। और जो आपका सिस्टम होता है, नॉर्मली कंप्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार कितना होता है, 256 KB से लेकर 4 MB तक। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कितना, 256 KB से लेकर 4 MB के बीच कैश मेमोरी होता है। मैक्सिमम कितना, 4 MB तक। यहाँ तक क्लियर है। कैश मेमोरी के बाद आता है क्या, अगला आपका जो अस्थायी मेमोरी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह क्या है, बेसिकली एक अस्थायी या फिर वोलेटाइल मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। अर्थात अस्थायी मेमोरी यानी कि कंप्यूटर की जब पावर सप्लाई बंद कर देते हैं तो रैम में जो भी डेटा रहता है, संग्रहित डेटा, वो अपने आप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके कारण इसको अस्थायी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार न पढ़कर सीधे वांछित सूचना को पढ़ा जा सकता है। अर्थात ये किस प्रकार का है, आरएएम, अर्थात इसमें रीड का जो भी आपका टाइमिंग है और राइट का टाइमिंग है दोनों क्या होता है, समान होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लोग देखे थे क्या होता है, रीड कमांड और राइट कमांड दोनों के लिए ही सेम टाइम लगता है, उसको कहा जाता है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और साथ ही इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा रहता है उसको सीधे हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। जो भी रैम रहता है उसमें जो भी सूचना रहती है वो क्या रहती है, वो बदला जा सकता है, उनको चेंजेस किया जा सकता है। लेकिन रोम में जो सूचना रहती है उसको बदलने के लिए आपको EEPROM लेना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको फिर प्रोग्राम चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन आपका जो रैम रहता है इसमें सूचना जो भी आपकी रहती है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। और बाजार में जितने भी रैम होते हैं उनकी जो क्षमता होती है जीबी में होती है, जीबी में मापी जाती है, जीबी अर्थात गीगाबाइट। जैसे कि 2 GB का रैम है, 4 GB का है, 8 GB, 16 GB, 32 GB और आपका कितना, 64 GB। अभी तक आपके सिस्टम कितने हैं, 64 GB के सिस्टम आते हैं। इसमें स्लॉट्स रहते हैं। ठीक है, 4 स्लॉट रहते हैं, इसमें 16-16 GB के आप 4 क्या कर सकते हैं, रैम डाल सकते हैं। रैम जो मदरबोर्ड में स्लॉट रहता है। प्रोसेसिंग से पहले डेटा तथा अनुदेशों को सहायक मेमोरी में लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। जो भी आपका डेटा रहता है उसको क्या करते हैं, प्रोसेसिंग से पहले डेटा और अनुदेश को कहाँ स्टोर करते हैं, सहायक मेमोरी अर्थात जो सेकेंडरी मेमोरी से लाकर हम लोग उसको स्टोर करते हैं किसमें, रैम में। जैसे हम लोग Ctrl+C का कमांड दिए अर्थात कॉपी किया तो वो डेटा सहायक मेमोरी से कॉपी होगा और किस में आएगा, रैम में आएगा। और उसके बाद Ctrl+V करेंगे तो वो क्या होगा, बाद में वो डेटा प्रोसेस होगा। सीपीयू रैम से ही डेटा प्राप्त करता है। जितना भी डेटा हम लोग कॉपी पेस्ट या फिर कुछ भी डेटा हम लोग यूज़ करते हैं वो सब डेटा सीपीयू कहाँ से प्राप्त करता है, रैम से प्राप्त करता है। प्रोसेस के बाद अंतिम तथा अंतरिम परिणामों को भी अस्थायी तौर पर रैम में ही स्टोर किया जाता है। अगर कोई फाइल हम लोग लिख रहे हैं तो वो फाइल किस में राइट होता है, आपका मान लीजिए MS वर्ड में हम लोग कुछ फाइल लिख रहे हैं, तो वो फाइल सबसे पहले क्या होगा, MS वर्ड में लिखा रहा है, लेकिन जब आप उसको सेव नहीं किए हैं तो उसका जो भी डेटा है वो अस्थायी रूप से किस में सेव होते जा रहा है, रैम में सेव होते जा रहा है। अगर आप उसको सेव नहीं किए हैं, अचानक से बिजली चली जाती है तो वो डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा।
लेकिन अगर आप उसको रोम में सेव कर लेते हैं या फिर आपके हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हैं, वो क्या होगा, स्थायी रूप से सेव हो जाएगा। इसी कारण क्या होता है, रैम को कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। अर्थात जब भी हम लोग जो कोई भी काम करते हैं, वो सारे काम किस में सेव होते जाते हैं, रैम में सेव होते जाते हैं। मदरबोर्ड के खाली स्लॉट्स में रैम चिप्स लगाकर मेमोरी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। बेसिकली 4 स्लॉट रहते हैं, किसी किसी मदरबोर्ड में 2 स्लॉट रहते हैं। ये 2 स्लॉट 32 जीबी तक यूज कर सकते हैं आप, अर्थात 16 जीबी के 2 रैम यूज कर सकते हैं। इन रैम चिप्स को मदरबोर्ड बने सिम्स, सिम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, सिम्स में लगाया जाता है। पहले क्या होता था, सिम्स जो होता था वो 32 बिट का होता था, अर्थात इसमें सिर्फ 2 स्लॉट होते थे। ये मदरबोर्ड में इसको कहा जाता है सिम। अभी जो वर्तमान है, इनको कहा जाता है क्या, डिम्स, DIMMS, अर्थात डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। अर्थात इसमें कितने होंगे, 4 लाइन होंगे। ठीक है, इसमें 16 जीबी के हम लोग अगर लगाते हैं रैम, तो कितना होगा, 16, 32, 64। ठीक है, 64 जीबी हम लोग क्या कर सकते हैं, 32 और 32 का 64 जीबी का रैम हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। डिम्स बेसिकली कितने बिट का था, तो 32 बिट का था, और ये जो डिम्स है वो 64 बिट का है। बेसिकली अभी जितने भी एडवांस सिस्टम यूज किए जाते हैं वो इवन किस में रहते हैं, डिम्स में रहते हैं, अर्थात डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स के बने रहते हैं। इसमें इसकी जो क्षमता रहती है वो कितनी रहती है, 64 बिट की रहती है। रैम जो होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है क्या, डायनेमिक रैम, जिसको हम लोग डी रैम बोलते हैं, और दूसरा होता है क्या, स्टैटिक रैम, जिसको एस रैम कहा जाता है। अब डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम क्या होता है, उसको समझते हैं। तो देखिए, जो आपका डायनेमिक रैम होता है, उसको डेटा को बनाए रखने के लिए उसे 1 सेकंड में सैकड़ों बार रीराइट या फिर रिफ्रेश करना पड़ता है। रीराइट या फिर रिफ्रेश, ठीक है, बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। जबकि स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, रिफ्रेश नहीं लगता। उसके कारण क्या क्या होता है कि स्टैटिक रैम में जब भी आपकी कंप्यूटर की सप्लाई बंद हो जाती है, तो उसकी जो डेटा रहती है वो अगले बार कंप्यूटर ऑन होने तक सुरक्षित रहती है। लेकिन ये चूंकि रिफ्रेश नहीं हो पाया, उसके कारण ये क्या हो जाता है, डायनेमिक रैम में जो भी डेटा रहता है वो पावर सप्लाई बंद करने के बाद आपके डेटा लॉस हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। हम लोगों ने क्या देखा, आपका जो प्राथमिक मेमोरी में स्थायी मेमोरी के बारे में समझे। स्थायी मेमोरी में रैम देखा, एम रोम देखा, पी रोम देखा, ईपी रोम देखा और ईपी रोम देखा, इन सबको देख चुके। उसके बाद हम लोगों ने जाना कैश मेमोरी क्या होती है, इसकी साइज कितनी होती है। अगला हम लोगों ने जाना अस्थायी मेमोरी में रैम, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, उसमें एस रैम और डी रैम। एस रैम में क्या होता है, इसको बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ता, तो इसमें जो भी डेटा रहता है वो सेव रहता है। लेकिन इसका डेटा क्या होता है, इसमें डेटा परमानेंट सेव नहीं होता, अगली बार पावर ऑन होने तक ये सेव रहता है। लेकिन जो डायनेमिक रैम है या डी रैम है, इसमें जो भी डेटा रहता है वो पावर जैसी सप्लाई बंद करते हैं वो डेटा लॉस हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी, उसके बारे में। द्वितीयक मेमोरी में क्रमानुसार मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इनके जितने भी प्रकार हैं हम लोग एक एक को अध्ययन करेंगे। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।